नमस्कार, इंडियन एनालिसिस किस पर दांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 18 सीटों पर कांग्रेस आज उम्मीदवार घोषित कर सकती है। दिल्ली में जिस तरह से CWC की बैठक हुई और उसके बाद CEC की बैठक चल रही है, माना जा रहा है कि बैठक के बाद कांग्रेस कभी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें मैदान में उतारा जा सकता है और किस पर दांव लगा सकती है कांग्रेस, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई जो विधायक हैं उन पर दांव खेल सकती है। इंदौर की बात करें तो अक्षय कांति बम, खंडवा से अरुण यादव, रायगढ़ से रामचंद्र दांगी, उज्जैन से महेश परमार, विदिशा से देवेंद्र पटेल, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, होशंगाबाद से संजय शर्मा, बालाघाट से हिना कांवरे, गुना से यादवेंद्र सिंह यादव, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया, जबलपुर से दिनेश यादव, दमोह रंजीता गौरव पटेल, रीवा नीलम अभय मिश्रा, शहडोल फुंदेलाल सिंह मार्को, सागर गुड्डू राजा बुंदेला, मंदसौर नंद किशोर पटेल या दिलीप सिंह गुर्जर में से कोई एक, ग्वालियर से लाखन सिंह यादव, राम सेवक गुर्जर, प्रवीण पाठक से में कोई एक होगा और मुरैना से पंकज उपाध्याय, नीटू सिकरवार। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, इस पर भी लगातार सियासत और राजनीति गरमाई हुई है कि आखिर सूची जिस तरह से लेट हो रही है, जो बचे हुए 18 नामों में देरी हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी तंज कस रही है कि उनके पास चेहरे नहीं है, उनके पास में कोई ऐसा नेता नहीं है जिनको चुनाव लड़ाया जा सके। हालांकि ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द किसी भी समय कांग्रेस अपने बचे हुए 18 नाम घोषित कर सकती है। पहले 10 नाम घोषित कर दिए हैं। एक की अगर हम बात करें, 29 लोकसभा की सीटें हैं। एक की अगर हम बात करें तो खजुराहो लोकसभा जो सीट है वो गठबंधन के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक वो सूची आ सकती है या फिर जो नाम हमने अभी अपने दर्शकों को बताए वो क्या वही नाम होंगे, वही स्ट्रेटेजी होगी, वही रणनीति होगी। पूरे पैनल के पास में आता हूं और पैनल के बाद हम अपनी चर्चा, एनालिसिस, विश्लेषण की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रोहित नायक जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। रोहित जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। आपका स्वागत है वाणी जी। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आता हूं। डॉक्टर रोहित नायक जी, हालांकि CWC की बैठक भी आज हुई और CEC की बैठक चल रही है और यह भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किसी भी समय आपकी सूची आ सकती है। लेकिन जिस तरह से सूची में विलंब हुआ, कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि इनके पास नेता नहीं है। जो वरिष्ठ थे उनने मना कर दिया और यही कारण है कि अब भारी मशक्कत करना पड़ रही है, पसीना बहाना पड़ रहा है। क्या यही वजह है? राजेश जी, गठबंधन के पार्ट पर हमारा गठबंधन देश में सबसे बड़ा गठबंधन है और इसीलिए सारा कुछ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट समझना बहुत आवश्यक था। बहुत सारी सीट शेयरिंग के पार्ट पे भी समझनी आवश्यक थी और यही कारण था कि हम केवल अकेले स्वयंभू निर्णय लेने के लिए समर्थवान नहीं थे। हमारे को सबको साथ में लेकर चलना था, सबसे बातचीत आवश्यक थी और इसी दौरान जो यात्रा राहुल गांधी जी की चल रही थी उसका भी समापन था। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी की भी 29 सीटों की, तो बीजेपी पिछले हफ्ते में ही अपनी आखिरी 3 सीटें फाइनलाइज कर पाई है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी भी संपूर्ण 29 सीटें मध्य प्रदेश में पिछले ही हफ्ते फाइनलाइज हुई है, जिसमें अभी 2 दिन ही बीते हैं इस हफ्ते में आते आते हमको। तो मुझे लगता है कि आज या कल में जो सारी सूची है वो हमारे सामने होगी और हमें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई कहीं विलंब हुआ है। सबकी राजनीतिक एक प्रतिबद्धता होती है। हम एक मूवमेंट के तहत थे, हमारा मूवमेंट चल रहा था और न्याय यात्रा जारी थी और इसी दौरान चूंकि जैसे 28 सीटों पे आपने बताया कि हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, एक सीट पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तहत गठबंधन को दी गई है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी को विशेष रूप से दी गई है। उनका पहले मानना था उनको 2 सीटों पर लड़ना था, वो टीकमगढ़ भी चाहते थे। ये बात तय हुई है, इसीलिए उनको 1 सीट दी गई है। तो कुछ चीजें इस तरह के समीकरण बनाने में डिले हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिले नहीं है कि जिसको हम कहें कि जो मेंड नहीं हो सकता है, जिसको कवर नहीं कर सकते हम। तो मुझे लगता है कि ये अभी क्या ये भी एक वजह है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है। वो कह रहे हैं हमारे पास 28 है, हम 29 में से 29 जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस के पास अभी एक सीट है। क्या ये भी एक स्ट्रेटजी है कि एक से कैसे आगे बढ़ा जाए, और कहीं ना कहीं अगर हम एक के बाद एक और जीत लेते हैं या दो जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो विधानसभा में जो स्थिति रही है, जो रिजल्ट्स आए हैं, और कहीं ना कहीं जो हताशा या निराशा रही कार्यकर्ताओं में, हालांकि आप लोग कहते हैं कि नहीं हम उससे उबर कर अब आगे बढ़ चले हैं, और यही कारण है कि भारी मशक्कत इसीलिए कि एडजस्टमेंट, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, या चाहे व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति की उस क्षेत्र में क्या कुछ पकड़ है, पहुंच है, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, राहुल गांधी जी का मानना था कि जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है, और उनका ये रोड मैप है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी का एक जो संकल्प वो लेकर चल रहे हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा आत्मसात करने के लिए उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। जो भी विलंब हुआ है, जो मुझे लगता नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ज्यादा अनड्यू है, लेकिन ये जो बात है कि भाजपा कह रही है कि हम पूरी 29 से 29 सीटें जीतेंगी, ये तो देखिए पहले, अभी कल भी मैं एक चर्चा में था, परसों भी था, आज दोपहर में बैठा, मुझे लगता है भाजपा तो ये मान के चल रही है कि वो जीत गए। तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव आयोग ने तारीखें निकाली या सारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये कराई क्यों रहे, जब उनको पता ही है कि वो जीत रहे हैं, इतने इतने आश्वस्त है वो जीत को लेकर, तो मुझे लगता है चुनाव भी कराने की आवश्यकता नहीं, सीधे निर्णय डिक्लेयर कर दें मोदी जी। लेकिन रोहित जी भाजपा क्या कांग्रेस के आपके कई नेता भी मानकर चल रहे हैं कि अब तो जो समय है भारतीय जनता पार्टी का है, और यही कारण है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि आपके नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में न शामिल हो रहे हो। ये तो मैंने पहले भी आपके समक्ष ये बात रखी थी, ये कई राजनीतिक रूप से ये जितने भी महत्वाकांक्षी लोग थे जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मुझे नहीं लगता है कि आप पीसीसी अध्यक्ष भी रहे, आप सांसद भी रहे, और इस तरह के मंत्री पद, विधायकी का आपने चुनाव लड़ा, आपको मतलब पार्टी ने, आप 30 साल से काबिज हैं, अब इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? तो अगर इस तरह की महत्वाकांक्षा का कहीं अंत नहीं है तो उसके लिए कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है, ये उनकी सोच थी। और मुझे लगता है अगर ऐसे लोग चले जाएं तो अब देखिए जाने वाले को तो राजेश जी, चलिए रोहित जी आगे बढ़ेंगे, फिर मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ में डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हैं। वाणी जी, वो कह रहे हैं ठीक है आपकी सूची आ चुकी है, पहली भी सूची जल्दी आई थी, फिर जो 5 शेष बचे नाम थे वो भी आपने घोषित कर दिया, पूरी तरीके से 29 सीटों पर आपके जो कैंडिडेट हैं वो घोषित हो चुके हैं। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप लगातार ये कहते हैं कि हमारा तो कमल निशान है, हमारी तो मोदी की गारंटी है, कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन आप जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पर कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति के तहत काम कर रही हो कि चलिए हमें एक से आगे बढ़ना है, और कहीं ना कहीं 1-2 सीटें भी उनकी आ जाती हैं या उससे आगे निकल जाते हैं तो उनके लिए ये चीजें मोरली बहुत सपोर्ट करेंगी। क्यों भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है? पहले तो नमस्कार आप सबको। देखिए, आपने खुद कहा कि हम आज के जो दृश्य है वो मोदी जी की गारंटी का समय है। तो ये जो कालखंड है, दिस इज अ टाइम के पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। यहाँ पर मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति का जो इरा था उसको समाप्त कर दिया है। अब लोगों को ये विश्वास है कि जो मोदी जी कह रहे हैं, कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनकी आगे की जो योजनाएं हैं उसमें जनता को पूरे वायदे पूरे होंगे। हमने जातिवाद और परिवारवाद को पीछे छोड़ दिया और विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति आज के परिदृश्य में है। और ये भी आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपने ये भी चर्चा की कि राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, तो भाई पिछली बार भी तो विधानसभा के 22 जिलों से यात्रा निकाली थी और परिणाम आपको भी ज्ञात है। तो मैं क्यों ना कहूं कि 29 में से 29 सीटें ही भाजपा लेकर आएगी। इस बार कमल खिलेगा और जो नीतियां हैं हमारी, क्योंकि वो सर्वस्पर्शी और सबको समाने वाली नीतियां हैं, तो विकास के दृष्टिकोण से भाजपा जो कर रही है, भाजपा ने जो नीतियों की घोषणा की है उसमें हम अटल हैं और हम निश्चित रूप से सबका साथ और सबका विकास लेकर इस इलेक्शन को भी मध्य प्रदेश में। लेकिन वाणी जी वो कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में है, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। उन्होंने ऐसे तो बहुत सारी टिप्पणियां की थी, परिणाम आपके सामने है। जनता जानती है
कि वो क्या करना चाह रही है। जनता पहचानती है कि मोदी जी का लक्ष्य क्या है। मोदी जी ने ऐलान किया है कि 2047 तक भारत को किस मकाम तक लेके जाने वाले हैं। मोदी जी ने चाहे जल नीति हो, चाहे पाइपलाइन गैस की नीति हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे गरीबों के लिए मकान हो, आप क्या नहीं है जो मैं कितनी ऐसी योजनाएं गिनवा दूं आपको। क्या 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 वाणी जी, यही कारण रहा कि जिस तरह से अगर आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, डबल इंजन सरकार, तो जो कैंडिडेट सिलेक्शन है कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण नहीं रहा, और यही कारण है कि गणेश सिंह सतना से चुनाव हार गए, उनको आपने लड़वा दिया। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार गए, उनको लड़वा दिया। तो मान लिया जाए कि कैंडिडेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी के चेहरे के साथ हमें जनाधार नेता चाहिए। कांग्रेस के पास जनाधार नेता नहीं है, धनाधार नेताओं की वो खोज कर रहे हैं। तो हमारे जो नेता हैं वो धरा से जुड़े हुए हैं, लोकप्रिय है, मोदी जी की योजनाएं धरा तक लेकर जाते हैं, और इसलिए उनकी कार्यकुशलता के कारण उन्हें चुना गया है। चलिए, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। देवदत्त दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। देवदत्त जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की सूची को लेकर, लेकिन फिर एक बार मैं कहूंगा कि आज दो बैठकें, जो महत्वपूर्ण बैठकें कांग्रेस की हुई, CWC की और CEC की बैठक हुई, और ये माना जा रहा है कि किसी भी समय उनकी सूची आ सकती है। लेकिन अगर जो देरी हुई है, और इस पर सवाल भी खड़े हुए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तमाम सारे सवाल उठाए, क्या एक रणनीति का हिस्सा भी ये रहा है कांग्रेस की, या फिर राहुल गांधी की उस यात्रा का इंतजार किया जा रहा था कि उसका समापन एक दिन पहले ही हुआ, वो आ जाएं, फिर फाइनल जितने भी नाम हो, चाहे मध्य प्रदेश के या फिर अन्य जगहों के, उनको फाइनलाइज किया जाए? देवदत्त दुबे साहब। देखिए, प्रत्येक दल की अपनी अपनी रणनीति होती है। रणनीति इसी संबंध में होती है कि हम अधिकतम परिणाम कैसे लाएं। तो कांग्रेस को एक तो पहले बेहतर प्रत्याशी तलाशना थे, क्योंकि अधिकतम कांग्रेस की उम्मीदें बेहतर प्रत्याशियों पे हैं, जो सक्षम हो, जिनकी साख हो, मध्यम वर्गीय हो, और जो थोड़ा साधन संपन्न भी हो। ये भी एक जगह। और एक और सबसे बड़ी जो आजकल संकट कांग्रेस का बढ़ गया है, वो है कि निष्ठा पार्टी के प्रति। क्योंकि जब से सुरेश पचौरी जैसे लोग भाजपा में गए हैं, तब से कांग्रेस को एक संकट भी बढ़ गया, पता नहीं कौन कब चला जाए। तो जीतने की क्षमता और संघर्ष करने की योग्यता और एक निष्ठा के पार्टी के प्रति वफादार बने रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस को देरी हुई। और दूसरा ये भी होता है सक्सेना जी की, प्रत्याशी घोषित होते ही उसको कार्यालय खोलना, कार्यकर्ताओं की व्यवस्था करना, एक तरह से खर्चा शुरू हो जाता है, मीटर शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं। तो कांग्रेस ने ये भी जिनको टिकट देना थे उनको हिंट किया हुआ था कि आप अपने स्तर पर व्यक्तिगत जमावट करिए। अब चूंकि पहले चरण के जो 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उसमें 27 तारीख से नामांकन दाखिल होना है। तो आज मुझे लगता है रात तक या कल सुबह तक सूची आ जाएगी। लगभग जो आप नाम चला रहे हैं, यही लगभग नाम फाइनल मानिए। और अपनी अपनी रणनीति है। भाजपा ने बढ़त इसी क्षेत्र में बनाई कि हमने सबसे पहले टिकट घोषित कर दिए 29। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में कि हमें बढ़त दिखानी भी पड़ती कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। एक साइकोलॉजिकल दबाव भी देना और मनोवैज्ञानिक रूप से मतदाताओं को भी प्रभावित करना, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, ये राजनीति के अभिन्न अंग हैं। जो साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, उसमें ये सब भी जरूरी है। लेकिन कांग्रेस की जो परिस्थितियां इस समय आप देख ही रहे हैं कि हर दिन हर जिले से कोई ना कोई कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, और ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया। तो इसके बाद तो कांग्रेस के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं ही, लेकिन उनके बीच भी अभी भी कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो डटे हुए हैं और जो जीत की संभावनाएं लिए हुए हैं। तो ये परिणाम बताएगा कि कांग्रेस अपने हताशा से कितनी उबर पाई। जो विधानसभा चुनाव में उसकी करारी हार हुई, वो कार्यकर्ताओं का कितना मनोबल बढ़ा पाई, और जो केंद्र में और राज्य की सरकार से जहां जहां भी थोड़ी बहुत नाराजगी हो आम जनता के बीच, उसको कितना भुना पाई। अब ये कांग्रेस है कि कितना एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। चलिए, बेहतर बात कर रहे हैं। और एक ये कहा भी जाता है कांग्रेस के लिए, 2018 में हमने देखा कि एकजुटता के साथ जब कांग्रेस लड़ी तो उसके परिणाम कुछ
अलग थे। मैं एक बार फिर डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर रोहित नायक जी, दो चीज़ें हैं। पहले चर्चा में आपने ये कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी जी, आपके नेता, जिस तरह से फिर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए फिर 2023 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा गया, राहुल गांधी जी की तरफ से कहा गया जातिगत जनगणना को लेकर, आपको नहीं लगता कि ये जातिगत जनगणना का जो दांव था कहीं ना कहीं वो विफल रहा? खासतौर पर अब जब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, राजस्थान की करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं, क्योंकि जो परिणाम आए काफ़ी ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी के लिए आए। फिर वो जातिगत जनगणना को लेकर, जैसे आपने कहा कि फिर वो जातिगत जनगणना को लेकर सामने। दूसरी तरफ एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं, उसका भी जवाब चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि पहली जो 10 नाम आए हैं उसमें 3 विधायक हैं। अब जो 18 की सूची आ रही है उसमें करीब 6 से 7 विधायकों को आप दे सकते हैं। उसकी वजह यही है कि वरिष्ठ नेताओं ने लड़ने से मना कर दिया, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, ये चूंकि विधानसभा ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव लड़के आए, ये बेहतर कैंडिडेट बीजेपी के सामने हो सकते हैं? रोहित नायक जी, ये बेहतर कैंडिडेट भी हैं। दूसरा, साधन संपन्न है। हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय चंदा पार्टी से है। और अभी मैम कह रही थी कि ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा एंड नॉन परफॉर्मेंस है। और जितना बड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बीजेपी साबित हुई है, इतना आज तक 50 सालों में नहीं हुआ। क्योंकि डेटा मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, हंगर इंडेक्स से लेके बेरोजगारी तक सब कुछ धराशायी हो चुका है। बहुत सारे पायदान गिर चुके हैं हम देश में। जहां तक राहुल गांधी जी की आपने सवाल किया कि जातिगत जनगणना की क्या बात जनता तक नहीं पहुंची, मुझे लगता है कि जनाधार की जो राजनीति होती है, जिसका बीजेपी की जो प्रवक्ता है आदरणीय, उनने भी इसका जो है अभी उल्लेख किया था। लेकिन अगर केवल ये बात अगर हम करें कि किस तरीके से वोट में कन्वर्ट होता है जनता का जो जनादेश है, तो इस पे एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो फ्री बी पॉलिटिक्स का है। जिस तरीके से अभी बंदरमाट हो रहा है, राज्य जो है बिल्कुल पूरी तरह से खड्डे में जा चुका है और इतना ज्यादा कर्जा है, उसके बाद भी आप बांटे जा रहे हैं। आप अपने वादे पूर्ण नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है। और यहाँ पर ये चाहे श्री राम की सौगंध खा लें अपने परिवार की, मेरे को नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बात को आत्मसात करने के लिए जो फंड चाहिए उसका चैनलाइजेशन कहीं से कहीं तक है नहीं। और अगर जनादेश की बात थी तो फिर शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव जीती थी बीजेपी, उनको क्यों हटा दिया? उनने तो जनादेश ला कर दिया था। तो बीजेपी जो है जनादेश से ऊपर उठ चुकी है। बीजेपी हो चुकी है भारतीय मोदी पार्टी, और चंदा पार्टी वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड थी पहले से। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी राजनीति का जो निचला स्तर हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष को केवल आप सब सर्वसर्वा मान रहे हैं और उसके बाद आप पार्टी के कमल के चिन्ह की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ज्यादा जो पार्टीगत जो एकता है और जो पार्टी का चिन्ह है वो अभी कांग्रेस का बुलंद है। क्योंकि इस बुरे हालात में भी पिछले विधानसभा चुनाव में 40% वोट बैंक इंटैक्ट रहा कांग्रेस का, विच मीन्स के कैंडिडेचर कांग्रेस में मैटर नहीं करता, चिन्ह मैटर करता है। इनकी यहाँ पर इनको ऐसे लोगों को पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तहत कहते हैं कि संगठनात्मक रूप से सबसे बड़ा संगठन है देश में, लेकिन आप बताइए ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है जो चुनाव विधानसभा का हार गए। तो ये कारण क्या था? क्या नए लोग नहीं मिल पाए? चलिए जवाब ले लेता हूँ, रोहित जवाब ले लेता हूँ। सवाल है जी, डॉक्टर वाणी जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। जवाब दे दीजिए डॉक्टर वाणी जी, जो कुछ डॉक्टर रोहित नायक कह रहे हैं। मेरे काबिल दोस्त ने काफी कुछ मेरे लिए आसान कर दिया है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि जनसंघ के दिनों से आज तक आप लोग वाणी जी आप फ्रेम में रहिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा ज्यादा हिल रही, इसलिए फ्रेम में नहीं है। आप फ्रेम में स्टेबलिश रहेंगी तो बेहतर तरीके से। फ्रेम में हूँ जी, अब मैं फ्रेम में हूँ जी हाँ बिल्कुल हाँ। तो मैं अपने काबिल दोस्त को धन्यवाद देना चाहूंगी, मेरा काम उन्होंने थोड़ा आसान कर दिया। याद दिलाना चाहूंगी कि जनसंघ के दिनों से आप लोग सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ही काम करते आए हैं। हालांकि भाजपा लोकतंत्र को एक उत्सव मनाकर जनसंपर्क के लिए काम करती आई है। और जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप, तो आपको मैं याद दिला दूं कि जो कांग्रेस शासन था उसमें सड़कें नहीं थी, गड्ढों में सड़क थे, जल मिलता नहीं था, बिजली मिलती नहीं थी, किसान तो परेशान थे, लोगों को अपने घरों के बाहर कतार में खड़े होकर पानी भरना पड़ता था। आप किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं? आपको क्या पता नहीं है कि जल जीवन मिशन से 11.8 करोड़ घरों में जल पहुंचाया गया है। आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों से ज्यादा गरीबों को पक्के घर मिल गए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें निःशुल्क अन्न वितरण किया जाता है, करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को
अन्न मिल रहा है, और 2014 के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। मुझे लगता है मेरे काबिल दोस्त को अपने आंकड़ों का थोड़ा सा विश्लेषण, उनको विचार करना चाहिए। और ये भी बात बता दूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी 282 सीट्स लेकर आई थी, 2019 में 336, और इसीलिए अब हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 2024 में 400 पार। चलिए 400 पार और क्लीन स्वीप की आप बात करें, मैं सीधे फाइनल कमेंट्स लूंगा देवदत्त दुबे साहब से। देवदत्त दुबे साहब कि ठीक है, जिस तरह से अगर जो चीज़ें दिख रही हैं निश्चित तौर पर वो मोदी के चेहरे, वो राम मंदिर, वो धारा 370, तमाम तरह की जो चीज़ें की गई हैं, या डबल इंजन की सरकार। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस जिस रणनीति पर अभी काम कर रही है, मुझे लगता है देवदत्त दुबे साहब क्या लोग जो अब जमावट है, कहीं ना कहीं हमने देखा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बनाए गए, फिर प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह को बनाया गया। कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि ठीक है जितना बेहतर यहां पर कर पाए तो कर पाए, लेकिन यहां से एक ट्रैक तैयार किया जाए जो कहीं ना कहीं 28 की जो चुनौती है या फिर आने वाले समय में जो और इलेक्शन मध्य प्रदेश में उसको लेकर अपने आप को तैयार किया जाए। क्या ये सब चीजें जहन में रखकर भी सिलेक्शन है इस बार टिकटों का? बिल्कुल, कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करना, जैसे कमलनाथ के बाद अब जीतू पटवारी यंग प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उसी तरह से जमावट उनको 2028 उनका लक्ष्य है। और लोकसभा चुनाव में कम से कम 1 सीट है, अभी तो 2-4 सीट बढ़ा ली जाए, इसके लिए प्रयास है। लेकिन एक माहौल जो एक तरह से कि कांग्रेस को छोड़ के लोग उसके नेता जा रहे हैं, उस हताशा और निराशा से उबर कर कि हम हैं, अभी हम मुकाबले में हैं, ऐसा कुछ दिखाना। और टिकट भी वो ऐसे मध्यम वर्गीय ऐसे परिवारों को दे रहे हैं जिनकी निष्ठा है और जिनके जाति समीकरण फिट हो रहे हैं। कुछ विधायकों को भी चुनाव लड़ा है। कुल मिला के कांग्रेस एक अपना नया स्वरूप दिखाना चाहती है, नए परिवेश में, नई परिस्थिति में वो कुछ नया करना चाह रही है, क्योंकि उसके लिए वाकई में ये अधिकतम कठिन दौर है जब पार्टी अधिकतम संभावनाएं लिए हुए विधानसभा चुनाव में गई थी और उसकी बहुत करारी हार हुई। उसके बाद से पार्टी में जो हताशा निराशा है उसे उबारने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव 2028 तक और भी कमजोर हो जाए। तो अभी से वो जिन लोगों को चुनाव लड़ा रही है उन सबको सक्रिय भी रखेगी 5 साल। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कह रहे हैं। और कांग्रेस उस बीच में जब तमाम सारे नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो उसका नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो या केंद्र का नेतृत्व हो, फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। मुझे लगता है टिकट सिलेक्शन में भी शायद यही चीज़ें जहन में होंगी। हालांकि मैं एक बार फिर बता दूं, किसी भी समय कांग्रेस की जो 18 नामों की सूची है वो आ सकती है, लेकिन किस पर दांव होगा, जो नाम हम लगातार आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं, शायद सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि इन्हीं में से वो नाम हो सकते हैं। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव की जंग है और इस जंग में तारीखों का ऐलान हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी भी 29 नाम घोषित कर चुकी है। इंतजार है कांग्रेस के अब 18 नामों का, वो किसी भी समय आ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां क्लीन स्वीप की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन 2019 से कुछ बेहतर किया जाए। यही कारण है कि टिकट वितरण में, टिकट के सिलेक्शन में तमाम तरह की माथापच्ची, तमाम तरह की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। देखना होगा जब सूची सामने होगी तो दोनों के दिग्गज किस तरह से मैदान में दिखेंगे। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।